त्योहार है, यूं तो त्योहार है गर्माहट का, क्योंकि आज से मैंने कहा ना कि लंबे दिनों का आगाज शुरू हो जाता है। सूरज का तेज आप ज्यादा देर तक ग्रहण कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर भी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए ना, अनुपमा ने आज आखिरकार दे दिया बा के सवालों का जवाब। भैया कितना सुनेगा कोई, कभी ना कभी तो हद पार होगी। सो आज हो गई। 25 साल से आप मुझे समझा रही है, एक बार अपने बेटे को भी समझा के देखिए ना। आप उनसे पूछिए कि मैंने उन्हें क्यों भेजा, एक बार उनसे भी पूछिए ना कि वो गए क्यों। रिश्ता उनका, गर्लफ्रेंड उनकी, मर्जी उनकी, फिर मैं क्यों जवाब दूँ? क्योंकि तू उसकी पत्नी है। पत्नी थी बात, मेरे रिश्ते, मेरा सवाल, मेरे जवाब सारे खत्म हो चुके हैं। अनुपमा की खुल गई जबान। पहली बार उसने अपनी सास यानी कि लीला बा के सामने अपनी जबान खोली है, उनके सवाल का जवाब दिया है। क्या ये लीला बा के कोचिंग क्लास का ही असर है? हाँ, क्योंकि वो हर पल आए दिन लोगों की क्लास लेती रहती है। अनुपमा की क्लास तो वो पिछले 25 सालों से ले रही है। अब तो उनकी नई स्टूडेंट किंजल भी घर पर आ गई है। किंजल को भी पाठ पढ़ाने की वो खूब कोशिश करती है। अगर वो काव्य के घर चले भी जाते तो भी अच्छा ही है ना। तू तो यही कहेगी, सास की चमची। और तेरी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझा दे इसे कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। अगर तू नहीं समझाएगी तो मुझे मेरी भाषा में समझाना आता है। तो कभी उनके हाथ काव्य लग जाती है तो कभी राखी बेन। लेकिन आज अनुपमा का जवाब सुनकर बा की मानो बोलती ही बंद हो गई। कहीं ना कहीं बा को भी लगा कि अनुपमा ने आज जो उल्टी क्लास लगाई है ना, वो सही है। अब आगे चलूंगी, आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ चुकी। मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे कदम पीछे नहीं है। सब होता है, कोई भी इंसान 25 साल से ताने सुन रहा है और हालांकि उसकी गलती ना होते हुए भी वो सुन रही है, क्योंकि वो अनुपमा है, उसमें वो संस्कार है, वो सामने जवाब नहीं देती है। बट देयर हैज टू बी अ लिमिट। कोई भी इंसान की एक लिमिट होती है। जब पता तो पहले से था कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर अब सामने की गलती है, क्यों है, कैसे की गलती, ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर मेरी एज अ मदर, एज अ लीला, अगर मैं मेरे बेटे को ही सही मानती हूँ, मेरा बेटा ही सबसे दुनिया में ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? तो किसी को तो मेरी आंखें खोलनी थी। तो आज अनुपमा ने मेरी आंखें खोल दी और थोड़ा बहुत मुझे सुनाया। दरअसल अनुपमा ने ये जवाब अपनी बा यानी कि सास को इसलिए दिया क्योंकि कुछ ही देर पहले अनुपमा, वनराज और पारितोष डॉक्टर के वहां जा रहे थे। उन्होंने कैब भी बुक किया था, लेकिन बीच में आ गई काव्या और वनराज को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगी और अनुपमा ने डॉक्टर की फाइल काव्या के हाथ में पकड़ा भी थी। तो शो तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ, ये फाइल मुझे दे। ये चलो, तुम्हारे लिए इसी हालत में ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। चलिए तूने उसे रोका क्यों नहीं? तुझे वनराज के साथ डॉक्टर के पास जाना था। अरे डॉक्टर के पास ही तो जाए लीला। हाँ गए, पर आएंगे नहीं। वो अब वनराज को अपने घर लेकर जाएगी और वो भी पुराने घर, और हम यहाँ वनराज का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे। खैर बा को ये लग रहा था कि वनराज अब काव्या के साथ ही चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो घर पर लौट आया है और अब सब कुछ ठीक है। और अब पूरे फैमिली ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का आयोजन किया है और उस पतंगबाजी में अनुपमा और वनराज का कंपटीशन होने वाला है। मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ, मैं बार बार ऐसे ही काम दे रही हूँ जिससे अनुपमा और वनराज एक हो जाए, वापस साथ हो जाए। पर इतना आसान तो नहीं है, दिल की चोट लगी है, वो इतनी आसानी से, एक धोखा जो होता है वो इतनी आसानी से तो भुला नहीं सकते। जाहिर सी बात है, अनुपमा वनराज का पतंग काट के ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। और लीजिए, वक्त आ गया है ब्रेकिंग न्यूज का। और ये ब्रेकिंग न्यूज कोई और नहीं, हमारे प्रीता और करण दे रहे हैं कुंडली भाग्य वाली, यानी कि श्रद्धा और धीरज। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग न्यूज है, तो जरा कान लगाकर सुनिए।
But soon we are going to get off all the social media. सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में भी बातें कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक डिटॉक्स पे जाने भी वाले हैं. सो सॉरी फैंस बट वी लव यू लॉट. SBS ओरिजिनल्स के वीलॉग में आज श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर देंगे एक ब्रेकिंग न्यूज और ये ब्रेकिंग न्यूज उनके फैंस को हल्का सा झटका जरूर देगी. हाय, मैं हूँ श्रद्धा आर्या और आप है कुंडली भाग्य के सेट पे और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे. चलो आओ, आपको एक स्पेशल बंदी से मिलाती हूँ जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन मैंने शादी करने नहीं दूंगी. ये लो, मैंने सबकी शादी तोड़वा सबकी शादी तोड़वानी है. नहीं मतलब प्यार करती है मुझसे मेरी भाभी की, तो आई एम श्योर जो करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी. राइट है ना? हाँ राइट, बहुत अच्छा करेंगी. उससे बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाके दूंगी. यार मेरा हाथ दुख गया. ग्लूकोज लाओ, विटामिन सी लाओ. देखो यहाँ पकड़ते फोन तो पहले से मैं अच्छी लगती हूँ. ऑफ-स्क्रीन मस्ती हम लोग सोच के थोड़ी ना करते हैं यार. हम लोगों की मस्ती जो है बहुत क्या होती है, वो ऑन द स्पॉट होती है. हाँ, हमारी बहुत एकदम स्पॉन्टेनियस मस्ती होती है. और कल भी जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसमें ये गलती से आ गया था, वो एक्चुअली अपना जा रहा था और मैं इसे धक्के मारी थी मेरे वीडियो में, मत आ. सो हम ऐसे करते रहते हैं. लाइक आई एम क्रेजी लाइक दैट. 3 चीज़ें मुझे लगता है श्रद्धा के बारे में सबको सब कुछ पता है. शी इज़ अ स्टार. जो चीज़ें हम लोगों की, मतलब ये मेरे और उसके बीच की बात है, बट मैं बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम ही समझते हैं. यू नो, ऑन द सेट ऑल्सो कई बार हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं एंड वो बात क्लियर हो जाती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में हंस रहे हैं. राइट. सो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उनके अंदर. और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मस्ती मजाक वाली बातें करते हैं. हम बहुत सेंसिबल बातें भी करते हैं लाइफ में. हम लोग इस वक्त अपना सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में भी बातें कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक डिटॉक्स पे जाने भी वाले हैं. सो सॉरी फैंस बट वी लव यू लॉट. बट सून वी आर गोइंग टू गेट ऑफ ऑल द सोशल मीडिया फॉर अ स्लाइट बिट, बिकॉज हम कल ही डिसाइड कर रहे थे एक्चुअली ये सब, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी न्यू ईयर है, सब लोग बहुत हम लोगों से उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं, तो हमने थोड़ा डिले कर दिया. तो हमने थोड़ा डिले कर दिया, बट कोई नहीं. मतलब कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस ईयर वी विल टेक मल्टीपल यू नो डिटॉक्स स्पेल्स. तो और सेकंड चीज़ ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्रामर बोलते हैं. हाँ, मतलब हम वो गाना है ना ए हिप हॉपर, तो उसकी जगह हम बोलते हैं ए इंस्टाग्रामर. So mostly we are on the मुझ पे Instagram. प्यार तो कर. एंड तीसरी चीज़, श्रद्धा को जब भी या तो श्रद्धा अगर सैड भी है या खुश भी है तो उसका ये होता है, चल कुछ खा लेते हैं. तो ये हमारा कुछ खाते हैं चल के. एग्जैक्टली. तो स्ट्रेस बस्टर. हाँ, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. सो हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग इतने हैं, वी आर डाइट कॉन्शियस, बट हम लोग खाते भी हैं. सोशल मीडिया से खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों ने एक दूसरे की मस्ती वाले किस्से सुनाना शुरू किए कि इनकी मस्तियाँ आखिरकार होती कैसे हैं. इस सेट के फूलों से मिले ये देखो, ये सिर्फ बेजान फूल नहीं है, ये इनमें बहुत जान है. इनको हम देख देख के पूरा दिन बिताते हैं. और इस वक्त सेट पे कोई भी नहीं है, बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं. बचपन से अभी बचपन से ही हो गया ना. 4 साल पहले शो स्टार्ट हुआ था, तब हम बच्चे थे, अब हम बूढ़े हो गए. ट्रैक भी खत्म हो गया. वो लिखा कर जीता हूँ. बाल बनाता आपने? बाल में बनाता ही नहीं सेट पे. थोड़ा सा ऐसा करके तो देखता. मेरी तरह ही हैं, स्टाइलिश हैं और शीशा देखती रहती हैं, सब कुछ है. मैं भी वही कर सकता हूँ कि जो उन्होंने किया, बट ऐसा कुछ है नहीं जो मैं उनकी नकल उतार पाऊँ. गाइस आप देख रहे हैं हम दोनों को लाल कपड़ों में. बहुत ही जल्दी हम बनने वाले हैं भारत के लाल. हम ऑलरेडी भारत के लाल है. SBS ओरिजिनल्स में हम मिलेंगे दोबारा. मी करण लूथरा एंड शी प्रीता करण लूथरा.
ये है एबीपी न्यूज। कुछ मीठी सी कुछ तीखी सी, जी हाँ, कुछ ऐसी ही है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर देखिए राजा और रानी कैसे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हालांकि इस पतंग कंपटीशन में राजा हिस्सा नहीं लेने वाला था, लेकिन भाई सीरियल की कहानी में कभी ऐसा होगा क्या? अगर वो हिस्सा नहीं लेता तो कैसे रानी उसकी बाहों में गिरती। मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है, काइट्स वाला पतंग उड़ाने का जो खेल है, उसमें पहले तो वीर मना कर देता है, लेकिन किसी ना किसी तरह कन्विंस हो जाता है आने के लिए। खड़ूस है ना वीर, आसानी से तो मानता नहीं है। पतंग उड़ाने के चक्कर में ही सही ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आ गए। अब रानी पतंग उड़ाने में आगे है, उसे कोई पिछाड़ नहीं सकता है, लेकिन राजा जी ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया। ये पूरा परिवार इस माहौल को बहुत ही इंजॉय कर रहा है। कोई अगर इंजॉय नहीं कर रहा है तो वो है कियारा और रानी माँ। कियारा आ जाती है, नहीं है कियारा आ जाती टांगड़ाने पे फालतू का ऐसा फालतू वाली टांगड़ाने। नहीं, कियारा वीर की टीम में ही ऑब्वियसली आ जाती है, लेकिन देखो अपना किस्मत का ही खेल है, टीम तो ऑपोजिट जितना भी हो जाए। अब कियारा राजा के पीछे है, लेकिन कियारा के पीछे ये जनाब नजर आ रहे हैं जो लगता है कियारा को अपना बनाना चाहते हैं। एक कहानी में ये नया ट्विस्ट लेकर जरूर आएगा। पेंच तो एक बार कहीं ना कहीं आगे मिलनी है। अरे लड़नी बोल पेंच मिलनी है, पेंच मिलती है हाँ। ओके, थैंक यू। अब राजा रानी अब दोनों में ये प्यार की डोर बन गई है। इस डोर को कटने ना देना और ना ही इसमें गांठ लगने देना। इसे तो दिन ब दिन आप दोनों को मजबूत करना है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। आपको लिए चलते हैं कुमकुम भाग्य की ओर। जी हाँ, ये अग्नि जब हम लोहड़ी के मौके पर जलाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इसके इर्द गिर्द घूमने से ना सारी तकलीफें दूर हो जाती है। लेकिन यही अग्नि जब शादी के मंडप में प्रज्वलित होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म के बंधन में लोग बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही सोचकर हमारे मीरा और अभी पहुंचे थे अपने मंडप की ओर। फिर क्या था, प्रज्ञा ने भी उनके इरादों पर पानी फेर दिया। सेहरा बांधकर वो अपनी दूसरी शादी के मंडप में बैठा था। उसके बगल में उसकी दुल्हन मीरा भी बैठी थी, लेकिन फिर भी उसकी नजरें घर के दरवाजे पर टिकी थी।
वो क्या है ना, अभी को इंतजार है प्रज्ञा का। और देखिए जब पंडित जी ने वरमाला दूल्हा दुल्हन के हाथों में पकड़ाई तब भी अभी उस वरमाला को पकड़ना नहीं चाहता था, तब भी उसे इंतजार था प्रज्ञा का। और मंडप में वरमाला की विधि संपन्न हुई और इधर देखिए क्या ढासू एंट्री मारी है शेरनी ने। अब मजा आ गया प्रज्ञा का ये चंडी वाला रूप देखकर। हवन कुंड को उसने पानी से बुझा दिया और तो और उसके बाद जब वो शुरू हुई तो रुकने का नाम भी नहीं लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो जानती हो ना मीरा कि मैं उनकी बहन हूँ, तो शायद तुम दोनों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो तुम लोग यहाँ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। कौन सा प्लान? कि मतलब एहसास हो या फिर शादी ना हो, पता नहीं है किसी को मुझे नहीं पता। गॉड प्लान हनीमून। बुरा लग गया ना, नहीं पता ना प्लान के बारे में। अभी तक प्लान का तो किसी पता ही नहीं है। I don't read scripts. I live my character. मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब इस तरह से शादी होना मतलब बहुत गलत है। मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? बहुत गलत है। वेरी वेरी रॉन्ग। मीरा मुझसे भी शादी कर सकती है। आई एम श्योर मीरा की कोई गलती नहीं है। मीरा की गलती नहीं है, गलती कैलेंडर की है। नया साल नई बीवी। लेकिन क्या लगता है कि अगर आपको जब पता चलेगा कि मतलब पूरा ये जो खेल रचाया इन्होंने अभी नहीं रचाया, क्या अगर पता चला तो क्या होगा? They talking about Damshraj. नहीं, अगर मुझे पता चला कि ये मीरा से नहीं शादी करना चाहते तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बट इस वक्त मैं बहुत नाराज हूँ बिकॉज ये सही नहीं है। इन्होंने इतना मुझे बोला कि मैं अब भी प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ, और फिर किसी और से शादी करनी, तो मैं बहुत नाराज हूँ। हालांकि बीच में उसे रोकने के लिए आलिया जरूर आई, लेकिन उसने आलिया की भी बोलती बंद कर दी क्योंकि प्रज्ञा अपने साथ लेकर आई है पुलिस वालों को भी। इंस्पेक्टर साहब, ये है आलिया जो मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है। आप सब यहाँ एक इल्लीगल शादी में आए हैं। मैंने सुना था कि लोगों का काम होता है कहना, तो आप कब बोलेंगे? आप सब सिर्फ आपस में गॉसिप करेंगे, गलत के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे। शादी होगी, शादी हो रही है। अभी मैंने निकाल दिया सबको घर के बाहर, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को रखा है ताकि शादी हो जाए मेरे सामने। लेकिन किसकी होने वाली है? भाई और मीरा की। मीरा की होगी? नहीं, ऐसे कैसे? मीरा की ही हो रही है ना, मीरा दुल्हन के अटायर में है, तो शादी किसकी होगी? दुल्हन की होगी ना। अब एक बीबी के होते भला दूसरी बीबी को कैसे अपना बना सकता है? अभी ये शादी तो भाई गैर कानूनी हुई ना। कुछ नहीं किया ऐसे, वो लोग अरेस्ट कर लेंगे ऐसे। आपको जो बात लगी आप उसे कीजिए। टॉक। आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए मिस्टर मेहरा, अभी मैं बात नहीं कर सकती। आप किसी और से शादी कर सकते, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। और बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। उस शादी का कार्ड देके सबसे पहले आप मुझे इनवाइट करने आए और खुद ही प्लीज और टेक ले। मैं प्रॉब्लम इस बात की है, मैं बेशर्म हूं या मैं दूसरी शादी करनी है? मैं गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतने सीरियस सीन को देखकर आप भी थोड़े से सीरियस हो गए होंगे, तो एंजॉय कीजिए ना फनी वाले सीन्स भी जो हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है। और आप सब जानते हैं ना कि मैं इनकी बीवी हूँ।
अब इस शादी में जितने भी मेहमान बनकर आए हैं उन सबको भी प्रज्ञा ने खूब सुनाया और तो और घर की सारी लेडीज की भी क्लास ली। अभी भी यही सोच रहा होगा कि आज प्रज्ञा क्या खाकर आई है, कौन सी चक्की का आटा इसने आज चखा है जिसे खाने से प्रज्ञा को इतनी ताकत आ गई है। अरे ये तो शूटिंग चल रही है। शादी संपन्न हुई। अब अभी आपने क्या सोचा था, यूँ कोट वोट पहनकर सहरा वहरा बांधकर आप मीरा से शादी कर लेंगे। ये आपकी प्रज्ञा है यानी कि फुग्गी। इसे तो आप अच्छे से जानते हैं ना। आपको पता था कि इस शादी में आकर प्रज्ञा जरूर बवाल करेगी। अब इस शादी को करने का आपका असली मुद्दा क्या था वो हम आज की स्टोरी में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने अभी बता दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, यूं तो हर कोई जानता है कि अगर कोई तकलीफ हो और ज्यादा समस्या हो ना तो आईएएस ऑफिसर्स जो है ना, ज्यादातर इनके पास लाइफ की हर समस्या का समाधान होता है। भैया देश जो है ये लोग चला रहे हैं तो अपना जीवन तो सुचारू रूप से चला ही लेंगे। भाई ऐसी धारणा तो है, लेकिन हमारी कल्याणी की राबता को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इनकी अपनी लाइफ की समस्याएं नहीं सुलझती, ये देश की समस्याएं कैसे सुलझाएंगी? डेली सोप में जब तक ड्रामे का तड़का ना पड़े उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है। कहानी में स्वाद लाने के लिए हर तरह का ड्रामा दर्शकों के सामने परोसा जाता है। अब कल्याणी जो कल तक सबका कल्याण करती थी, शेरनी बनकर घूमा करती थी, आज बेचारी की बोलती बंद हो गई है। आउसा उससे जो करवाना चाहती है वो उसे करना पड़ रहा है। कभी ठंडा पानी अपने ऊपर डालने कहा जाता है तो कभी घर का पोछा भी उसे लगवाया जाता है। और देखिए सामने बड़ा सा फैन भी चलाया जाता है। एक तो बेचारी भीगी भागी सी है और उस पर इतना बड़ा पंखा उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आउसा आप कल्याणी की इतनी बड़ी दुश्मन कब से हो गई? अब कल्याणी के साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर भला शेरा कैसे चुप रह सकता है? अब शेरा की शक्ल मल्हार से मिलती है या फिर क्या पता वो मल्हार ही हो। तभी तो उसे बुरा लग रहा है कल्याणी के साथ ये सब होता देख। उसका बदला उसने आऊ साहब से बराबर लिया। रुको, ये पूजा के लिए नारियल लाए थे, तोड़ क्यों रहे हो? अरे हट जाओ, हट जाओ, अरे हटो, हटो। अरे बाप रे, हमारी कल्याणी बहुत परेशान किया ना, तो मैं खुद बुरी बड़ा बन के आपके सर पे
अब सुनने में आ रहा है सीरियल तुझसे है राब्ता जल्दी अपने दर्शकों से विदाई लेने वाला है। तो भाई ऐसे में प्रोड्यूसर चाहते हैं कि सीरियल की कहानी को जल्द से जल्द समेट लिया जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में लीजिए टेलीविजन की बहुओं ने छेड़ दिया है डिजिटल कैंपेन। आखिरकार ये कैंपेन क्या है और हर कोई क्यों पूछ रहा है? #WhereIsMe जान लेते हैं। #WhereIsMe ये कल दिन भर ट्विटर और हर जगह ट्रेंड करता रहा। स्टार की बहू से लेकर शहनाज गिल ने इस हैशटैग को खूब प्रमोट किया और इनके फैंस में भी इस हैशटैग को लेकर हड़कंप मच गया। और कई लोग जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो देखते हैं उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने अपने प्राइम में से एमी क्यों हटा दिया? आखिर एमी हटाने के पीछे क्या वजह थी? और यही एमी प्राइम वीडियो ने कलाकारों को सौंप दिया और कुछ चैनल्स के साथ भी पार्टनरशिप कर ली और #WhereIsMe का ट्रेंड शुरू हो गया। अब हम बताते हैं कि अमेज़ॉन प्राइम ने आखिरकार अपने प्राइम से एमी क्यों हटा दिया है। अमेज़ॉन प्राइम और एयरटेल के साथ हाथ मिला रहे हैं अपने मोबाइल एडिशन के लिए और इसी चीज़ का हाइप क्रिएट करने के लिए अमेज़ॉन प्राइम ने कई कलाकारों को खूब पैसे दिए। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई कि स्टार प्लस और स्टार की बहुओं ने अमेज़ॉन प्राइम को इतना बढ़ चढ़कर क्यों प्रमोट किया। जी हाँ, शिवांगी जोशी यानी कि नायरा ने अमेज़ॉन प्राइम को प्रमोट करते हुए #WhereIsMe का पोस्ट डाला था और साथ ही साथ स्टार प्लस ने भी एक पोस्ट डाला था जिसके एंटरटेनमेंट में से मी गायब था। अब ये बात समझ नहीं आई कि जब स्टार प्लस के पास अपना OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार है तो फिर भला वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम की इस नई मुहिम को। लेकिन #WhereIsMe को ट्रेंड कराने के पीछे शहनाज गिल का बड़ा हाथ है, क्योंकि शहनाज के फैंस ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और शहनाज के एक ट्वीट पर इतने सारे रीट्वीट किए कि #WhereIsMe कल सब जगह ट्रेंड होने लग गया। अब WhereIsMe के पीछे की कहानी तो हमने आपको बता दी, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के मैटर में पूछा जाए WhereIsMe तो ये WhereIsMe और कहीं नहीं बल्कि SBS ओरिजिनल्स में है, क्योंकि SBS ओरिजिनल्स अपने दर्शकों को कभी निराश नहीं करता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। भाई गुल्लक सीरीज जो आई है वो है बड़ी मजेदार और इसको लेकर जाहिर सी बात है काफी एक्साइटमेंट है। लेकिन गुल्लक की आवाज यानी कि वो आवाज जो गुल्लक बनकर पूरी सीरीज में खनक रही है, चलिए आज उस आवाज को एक चेहरा भी दे देते हैं। मुलाकात करते हैं गुल्लक की आवाज से। मैं एक आम से घर में दिखने वाला गुल्लक हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी प्रिया। इस 15 जनवरी को अगर आप आम घरों के किस्से दिख रहे हैं तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। कहानी नहीं बल्कि जो किस्सों में अपनी जिंदगी को बयां कर रहा है। डिजिटल की दुनिया में कोई ऐसा है जो बहुत पुराना है, जिसने डिजिटल की शुरुआती दौर में ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। आज वो गुल्लक की आवाज बनकर SBS ओरिजिनल्स में आप सबसे मिलने आया है। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी प्रिया। ये OTT मतलब एक वरदान बन के आया है और आम घरों में एक आम चीज होती है
टेलीविजन। तो मैं एक आम से घर में दिखने वाला गुल्लक हूँ और मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि इस साल बहुत से ऐसे शोज आने वाले हैं जो एक आम आदमी को आम घरों में बैठा के एक साथ कुछ देखने पे मजबूर कर देंगे। तो बिल्कुल देखते रहिए और बस इतना ही कह पाऊंगा, आगे कुछ समझ नहीं आ रही लाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गुल्लक का जब फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड था और जब गुल्लक की एंट्री होती है और बोलता है कि और ये मैं गुल्लक जो कहानी बता रहा हूँ, तो वो एक इतना अलग ऑडियंस के दिमाग में छाप छोड़ गया है। तो सिर्फ आवाज के हिसाब से वॉइस ओवर करके एक कहानी का हीरो बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ देखिए, मेहनत तो क्या स्कूल से शुरू हो जाती है इस चीज की, क्योंकि आप स्कूल में जब हिंदी की क्लासेस में हाथ खड़े होके कहानी पढ़ते हो कि यार मैम पूछती है कौन कहानी पढ़ेगा, तो आई थिंक मैं उस वक्त से ही ना, स्कूल वक्त से ही बड़ा मुझे हिंदी की कहानियां पढ़ने बड़ा मजा आता और मैं बड़ा वॉलंटियर करता था कि, और मैं मतलब मेरा हमेशा से स्कूल में भाग लेने का इन सब चीज़ों में जहाँ पे स्टोरी नरेशन है या पोइट्री नरेशन है। तो आई ऑलवेज, मतलब मैं एक्टर था बट मुझे अच्छी आवाज़ एक एक्टर के अंदर होना हमेशा फैसिनेट करता। तो ये जो वॉइस की ट्रेनिंग की चीज़ें की, ये इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एक्टर बनने की प्रोसेस में वॉइस हो रही थी। चलो वॉइस ट्रेनिंग अच्छी होती है, वॉइस ट्रेनिंग करना चाहिए, बट फिर धीरे धीरे मजा आने लग गया नरेशन में। तो वही है। और मैं कई चीजें कर रहा था पहले, जैसे टीवीएफ में हमेशा मोस्टली जो मैंने वॉइस जॉब की है वो मोस्टली मिमिक्री बेस्ड रहा है। कभी अमित जी की आवाज में कुछ कर दिया, कभी पीयूष मिश्रा की आवाज में कुछ कर दिया, जो आवाज मेरे पे सूट होती थी। बट और एक हमारा ट्रेलर आया था, आई थिंक पहली बार किसी ने आवाज बड़ी इंटरेस्टिंग बनवाई थी मेरे साथ करके काम, वो था बैचलर्स, अगर आपने देखा होगा शायद। हाँ, तो बैचलर्स के ट्रेलर पे ना वो वाली आवाज थी पागल वाली, ये है 4 बैचलर्स वाली। तो वहां से शुरू हुआ था, तो मुझे मजा आने लग गया था वहां से कि यार अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। तो बीच में काफी मैंने पिछले 2-3 साल में काफी एड्स भी किए जहाँ पे मेरा वॉइस ओवर है। तो आई एम एंजॉयिंग इट। अभी बड़ा इजी मनी है, आप ज्यादा मेहनत नहीं करते हो अपनी आवाज पे, आप थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हो एक्स्ट्रा। तो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग ए वॉइस आर्टिस्ट आल्सो। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये मुझे जाननी है आपसे कि आपका स्कूल कॉलेज का कैसा था और एक्टिंग के क्षेत्र में आना आपने क्योंकि बचपन से बनना चाहते होंगे, लेकिन वहां पर आने के बाद टोटली डिजिटली आपने जो रूट पकड़ा है जो कि आज बूम पर है, वो कैसे हुआ, वो जर्नी आई वांट टू। जर्नी बहुत सिंपल थी, मतलब मेरी जर्नी में कोई मसाला नहीं है जहाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया हो। मैं बॉम्बे आया, पुणे में था, पुणे में एफटीआई की तैयारी कर रहा था, मैं एफटीआई में हुआ नहीं तो सोचा चलो बॉम्बे चलते हैं। तो बॉम्बे में एक्टर बनने ही आया था, पहली प्रायोरिटी हमेशा एक्टिंग थी। बट यहाँ आने के बाद समझ में आया, बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यू हैव टू बी ऑलराउंडर। मुंबई में इफ यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू बी ऑलराउंडर। सिर्फ एक्टर होने के दम पे तो यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने फिर और जॉब्स छोटे मोटे राइटिंग करना शुरू की, थोड़ा टीवी लिखा मैंने शुरू में सर्वाइवल के लिए, पैसे कमाने के लिए। टेलीविजन, क्या बात है? हाँ, क्या लिखा है आपने टीवी में? अरे मैंने सारे सावधान इंडिया वगैरह ये सब भी लिखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सावधान इंडिया लिखा है, रैंडम किसी सीरियल के डायलॉग लिख दिए, उसके 5-6 हज़ार मिल जाते थे। तो मैं बहुत होता था उसमें 5,000 रुपए। तो ऐसा लगता था कि चलो टीवी लिख के कमाई हो रही है किसी तरह। बट लाइफस्टाइल बड़ी खराब हो जाती है, आप इतने फंस जाते हो पैसे के उसमें कि छोटी सी उम्र थी मेरी, 20-21 साल में मेरी आंखें गड्ढे गड्ढे हो गए आंखों में। तो पेरेंट्स ने बोला यार कि ये राइटिंग वाइटिंग टीवी की छोड़ो, और मतलब अभी क्यों इस उम्र में पैसे कमाने के चक्कर में इतना परेशान हो रहे हो। तो फिर मैंने छोड़ा, और लकीली आई मेट मिस्टर समीर सक्सेना। ही वाज द अर्लियर टीवीएफ हेड, ओरिजिनल के हेड थे। तो ही शोड मी वे पाथ कि कैसे करना है। तो उनके साथ और थोड़ा मैंने टीवी किया। देन ही आफ्टर पिक्चर्स आई जॉइन टीवीएफ। देन तो सबको पता ही है कि पिक्चर्स के बाद क्या जर्नी रही है, क्या क्या किया वो तो दिख ही रहा है। तो हाँ, आई थिंक टीवीएफ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, क्योंकि डिजिटल में आई एम वेरी लकी दैट आई एम वर्किंग विद द बेस्ट इन डिजिटल बिजनेस। एंड पायनियर भी हैं, उन्होंने शुरुआत की डिजिटल की आई थिंक, और बेस्ट भी हैं। कहानी कहना जानते हैं हम लोग कई बार शायद उतनी अच्छी से नहीं कह पाते होंगे, चीज़ें उतनी नहीं चल पाती हैं, बट आई स्टिल बिलीव टीवीएफ नोज हाउ टू टेल स्टोरीज, और गुल्लक उसमें से एक है। सबसे बड़ा तो वही है जो हर बार गुल्लक कहता है कि ये कहानियां नहीं, ये किस्से। ये ओटीटी मतलब एक वरदान बन के आया है। जैसे
मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ ना, आईपीएल और जैसे पहले इंडियन टीम थी और सिर्फ वनडे और टेस्ट होते थे, 11 लोग सेलेक्ट होते थे, तो इतना टैलेंट रह जाता था क्योंकि 11 ही सेलेक्ट होंगे इतने बड़े देश। ये ओटीटी ने आईपीएल वाली चीज कर दी है कि आप भले इंडिया नहीं खेल रहे हो लेकिन आप आईपीएल में तो खेल रहे हो और आपको जानते हैं और आप पैसे कमा रहे हो। तो ओटीटी इज लाइक एन आईपीएल वेयर यू गेटिंग योर फेम, यू गेटिंग योर मनी, मे बी यू नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया बट पीपल नो यू। सो आई थिंक ओटीटी इज लाइक एन आईपीएल। तो ये थी गुल्लक वेब सीरीज में जिसने गुल्लक की आवाज दी है, उसके कुछ किस्से, और उन्हीं किस्सों से ये अब अपनी नई कहानी बनाएंगे। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।